हाँ, तो शुरू करते हैं हम स्टैंडर्ड मॉडल के साथ, स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स। इसमें बेसिकली एक मॉडल है जिसने ट्राई किया है पूरे हमारे यूनिवर्स कैसे काम करता है उसको डिस्क्राइब करने के लिए विद द मोस्ट एलिमेंट्री पार्टिकल्स। सो स्टार्टिंग ऑफ, हमारे पास क्वार्क्स एंड लेप्टॉन्स हैं जो फर्मियंस के अंडर आते हैं, विच आर बेसिकली द मैटर पार्टिकल्स। इन मैटर पार्टिकल्स से ही जितना भी मैटर है यूनिवर्स में वो कॉन्स्टिट्यूट हुआ है। तो ये इन प्रकार के होते हैं: अप, चार्म, टॉप डाउन, स्ट्रेंज, बॉटम क्वार्क्स, एंड टाउ, म्यूऑन, इलेक्ट्रॉन, एंड इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, म्यूऑन न्यूट्रिनो, टाउ न्यूट्रिनो, विच कम्स अंडर लेप्टॉन। फिर हमारे पास फंडामेंटल फोर्सेस होती है नेचर में, जिन्हें हम गॉस बोसॉन्स भी बोलते हैं। उसके अंदर हमारे पास जी रिप्रेजेंट करता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस को, जिसे हम ग्लूऑन बोलते हैं। और गामा जो फोटोन है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। वीक न्यूक्लियर फोर्सेस डब्ल्यू और जेड बोसॉन से रिप्रेजेंट करी जाती है। उसके बाद एक पार्टिकल आता है जिसको हाईली इंपॉर्टेंट माना जाता है इस फील्ड में, उसको बोलते हैं हिग्स बोसॉन, विच इज ऑल्सो नोन एज द गॉड पार्टिकल। सो एक हिग्स फील्ड होती है सबसे फंडामेंटल, जिसपे सारे पार्टिकल्स इंटरैक्ट करते हैं। और किसी भी पार्टिकल, दो पार्टिकल के इंटरेक्शन से पहले वो हिग्स पार्टिकल से इंटरैक्ट करता है, कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी पार्टिकल, जिससे उसको मास मिल सके। तो किसी भी पार्टिकल का मास इज उसके इंटरेक्शन की वजह से होता है हिग्स बोसॉन से। इसलिए ये सबसे जरूरी पार्टिकल होता है इस मॉडल में। इस पार्टिकल में बट एक फ्लॉ है जिसे अभी तक नहीं सॉल्व करा गया है, जो कि है ये जनरल रिलेटिविटी को कोऑपरेट नहीं कर सकता अपने साथ। ये मॉडल क्योंकि बहुत ही छोटे स्केल पे एग्जिस्ट करता है, इस वजह से जनरल रिलेटिविटी जो सेलेस्टियल बॉडीज के लिए या हम लोगों के स्केल में काम करती है, ग्रेविटी जैसा कॉन्सेप्ट जो बताता है कि ग्रेविटी असल में एक फोर्स नहीं है, एक स्पेस टाइम कर्वेचर है। ऐसे कॉन्सेप्ट को जब हम स्मॉल स्केल पे ले जाते हैं तो ये हमारी कैलकुलेशंस को, मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग को ब्रेक कर देता है। तो पार्टिकल एज अ पार्टिकल ग्रेविटी को हम ट्रीट नहीं कर सकते, ये तो प्रिटी क्लियर है। तो इस वजह से हमें स्ट्रिंग थ्योरी की जरूरत पड़ी। तो हमारे ग्रेट साइंटिस्ट ने कुछ सोचा पुराने जमाने में, और फिर वो स्ट्रिंग थ्योरी लेके आए। तो सबसे बेसिक हमारी अंडरस्टैंडिंग में एक पॉइंट होता है। पॉइंट एक कोऑर्डिनेट स्पेस टाइम में एक पॉइंट से ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्या चीज हो सकती है, उस उन पॉइंट्स का एक कॉम्बिनेशन जो कि एक लाइन को बनाता है। और एक लाइन को अगर हम एंड से जोड़ दें तो वो एक स्ट्रिंग बनाता है। तो बेसिक आइडिया इस थ्योरी का ये है कि एक लाइन या एक स्ट्रिंग जिस तरीके से वाइब्रेट करेगी, वो वाइब्रेशन डिफरेंट पार्टिकल्स प्रोड्यूस करेंगे। तो ये बेसिक आइडिया से जब हम यूनिवर्स को देखते हैं तो बहुत सी हमारी प्रॉब्लम्स जो स्टैंडर्ड मॉडल में एग्जिस्ट करती थी वो ठीक होने लगती हैं। जैसा कि हम आगे पढ़ेंगे, इन जब हम इन स्ट्रिंग्स की एवोल्यूशन के बारे में देखते हैं, ऑब्वियसली जब हम किसी पार्टिकल के बारे में पढ़ते थे तो हम देखते थे कि वो कैसे मूव करता है, क्या उसका नेचर है, कैसे वो डिस्क्राइब कर रहा है चीजों को अपने अराउंड। तो ऐसे ही हम इन स्ट्रिंग्स के साथ भी करेंगे। बट फर्स्ट कमिंग टू द पार्टिकल्स, पार्टिकल्स, हम ऑब्वियसली पार्टिकल फिजिक्स में कुछ भी सर्टेन नहीं होता है क्योंकि बहुत छोटा स्केल है, हम एक्चुअली ऑब्जर्व नहीं कर सकते उन पार्टिकल्स को। वो पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि जो फोटॉन्स होते हैं वो उनको भी डॉज कर देते हैं। इसलिए वी जस्ट नो दैट दे आर देयर, बट वी कैंट एक्चुअली सी देम। देयर इफेक्ट्स कैन बी सीन दो। सो जब हम पार्टिकल्स के बारे में पढ़ते हैं तो पार्टिकल्स की ट्रेजेक्ट्रीज are the combination of all the possible trajectories. So there's a probability that that particle can go from point A to point B, and in between all the trajectories we can calculate and we can sum them up to find the probability. अब इस बीच, इस पाथ के बीच में एमिशंस भी एग्जिस्ट करती हैं, बहुत से फिनोमेना एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन जा रहा है और वो एक पार्टिकल इमिट कर रहा है जैसे फोटोन, और उसी पाथ पे वो फिर से उसको रीअब्जॉर्व कर ले रहा है। तो ऐसे सारे ऑल सच इंटरेक्शंस का एक समेशन और एक प्रोबेबिलिटी हम कैलकुलेट करते हैं।
यही प्रोबेबिलिटीज हमें क्लोजर एंड क्लोजर ले जाता है रियलिटी के। सो ऐसे ही हम स्ट्रिंग्स के साथ सेम अप्रोच के साथ जब चलेंगे, तो हम देखेंगे कि स्ट्रिंग्स एक्चुअली एक स्ट्रक्चर है, टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। तो वो ऑब्वियसली एक एरिया को लेके चलेगा, एरिया को कवर करेगा। तो एरिया को कवर करते समय, तो जितने भी वो एरिया कवर करेगा उन सबकी पॉसिबिलिटीज हमें देखनी पड़ेंगी और उनको समेशन लेके प्रोबेबल प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी। तो उस बीच जो आप देख सकते हैं ये डिवीजन है पर्पल लाइनिंग में, जो ये डिवीजन और वापस रीअब्जॉर्प्शन है, ये इसको सिग्निफाई करता है। ऐसे ही सारी प्रोबेबिलिटीज को लेके चलते हैं, तो ये एक बेटर अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करता है हमें हमारे यूनिवर्स के बारे में। बट स्ट्रिंग थ्योरी में कुछ इनिशियल प्रॉब्लम्स भी पहले रही, जैसे कि जो फर्मियंस थे वो प्रिडिक्ट नहीं हो पाए इस थ्योरी से, और एक नया पार्टिकल जिसको हम बोलते हैं टैक्यॉन, वो आ गया एग्जिस्टेंस में, जिसका मास नेगेटिव, मतलब एक इमेजिनरी नंबर होता है जो कि हमारे वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। साथ ही साथ 26 डायमेंशंस चाहिए इस थ्योरी को वर्क करने के लिए। तो ऐसा तो फिजिकली पॉसिबल नहीं है। तो साइंटिस्ट ने और सोचा, और स्पिनर्स जो कि एक मैथमेटिकल पैरामीटर है जो फर्मियंस को डिस्क्राइब करता है स्टैंडर्ड मॉडल में, उसको इस मॉडल में इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करी, विच वाज सक्सेसफुल, एंड इट सॉल्व्ड टू ऑफ आवर प्रॉब्लम्स कंप्लीटली। they predicted the existence of fermions, as well as the tachyon was out of the picture now, and also the 26 dimensions were turned down to only 10 dimensions, but still 6 dimensions होना अभी भी फिजिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम 3 डायमेंशन ऑफ स्पेस और 1 डायमेंशन ऑफ टाइम में रहते हैं। बट इस प्रपोजल की वजह से बहुत सी नई चीजें हमें जानने को मिली, जैसे कि कॉन्सेप्ट ऑफ सुपर सिमेट्री, जो कि बताता है कि अगर एन फर्मियंस एग्जिस्ट कर रहे हैं, जितने नंबर ऑफ फर्मियंस एग्जिस्ट करेंगे उतने ही नंबर ऑफ बोसॉन्स एग्जिस्ट करेंगे। तो कोई पार्टिकल जिसके बारे में हमें नहीं पता है, बट अगर वो उसके कॉरस्पॉन्डिंग सिमेट्रिक पार्टिकल्स हमें मिल जाता है, तो हम उसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्टिकल्स भी ढूंढ सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जिससे एक नई थ्योरी को राइज मिला, जिसे हम बोलते हैं सुपर स्ट्रिंग थ्योरी। बट स्टिल प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती थी 6 डायमेंशंस की, जिसकी वजह से हमारा हाइपोथेटिकल थ्योरीज आनी शुरू हुई। उसमें डायमेंशंस को डिस्क्राइब करने की कोशिश की गई है। एक थ्योरी बोलती है कि मान लीजिए हम 3 डायमेंशन स्पेस में रहते हैं, बट ये जो 3 डायमेंशन स्पेस है ये सिर्फ एक स्लाइस है हायर डायमेंशनल स्पेस का, जो हमारे यूनिवर्स से बाहर एग्जिस्ट करता हो। ये सारा चीज स्केल के ऊपर डिपेंड करता है। या तो हम छोटे स्केल पे एग्जिस्ट कर सकते हैं, या फिर हम बड़े स्केल पे एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो छोटे स्केल का ये केस हो गया, और बड़े स्केल पे अगर हम आते हैं, तो बड़े स्केल पे ऐसा कह सकते हैं कि हम 3 डायमेंशनल स्पेस में एग्जिस्ट करते हैं, बट जो और हायर डायमेंशन हैं वो एक्चुअली इतने कर्ल्ड अप हैं और इतने छोटे हैं कि वो हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते। जैसे अगर हम फॉर एग्जांपल देखें, एक स्मॉल इंसेक्ट जो किसी पोल पे चल रहा हो। अब पोल होता 3 डायमेंशनल है, बट हम उसे अगर दूर से देखेंगे तो हमारे पर्सपेक्टिव में वो सिर्फ अप एंड डाउन मूव कर सकता है। बट अगर हम जूम करेंगे तो उसके पास लेफ्ट राइट और पूरा पोल के अराउंड घूमने का इनफ स्पेस होता है। ऐसे ही हम मान सकते हैं कि स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स जो बहुत छोटे होते हैं, जिन्हें हम ऑब्जर्व भी नहीं कर सकते, इट्स ऑल मैथमेटिकल, तो वो हायर डायमेंशन में एग्जिस्ट करते हो और उससे शिफ्ट करते रहते हो हमारे डायमेंशन में, ऐसा हम मान सकते हैं। तो इन हायर डायमेंशन से ऑफ कोर्स इन जो स्ट्रिंग्स की, जो बेसिक स्ट्रिंग्स हैं, उनकी वाइब्रेशंस की जो रेंज है वो भी बढ़ जाती है। ज्यादा डायमेंशन होने से उनकी रेंज भी बढ़ जाएगी वाइब्रेशन की। उसकी वजह से जितने पार्टिकल्स उनकी डिफरेंट वाइब्रेशन से प्रोड्यूस हो रहे हैं वो भी बढ़ जाएंगे, डाइवर्सिटी आ जाएगी। इससे हम हर पार्टिकल एक नेचर स्पेसिफाई कर पाएगा, डिस्क्राइब कर पाएगा, और जितने भी फंडामेंटल चीजें हैं यूनिवर्स में कैसे काम करती है, हमें उसका बेटर आइडिया मिल पाएगा। बट इन छोटे डायमेंशंस को, कर्ल्ड अप डायमेंशंस को अरेंज करने के भी बहुत से तरीके होंगे। तो
हर अरेंजमेंट एक नए यूनिवर्स को राइज देगी। अब इन्हीं सबको इनकॉर्पोरेट करके डिफरेंट डिफरेंट वर्जन ऑफ सुपर स्ट्रिंग थ्योरी क्रिएट करे जाते हैं, जिनके अलग अलग नाम होते हैं। बट इन्हीं सब का एक जनरलाइज्ड फॉर्म को एम थ्योरी के नाम से जाना जाता है, जिसमें 11 डायमेंशंस हैं, 10 स्पेस डायमेंशन एंड 1 टाइम डायमेंशन। And this theory is till date the best candidate for describing the theory of everything. Thank you.